हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सेकेंड ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस पे हमें विचार करना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी या कोई और था। सेकेंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे या कोई और था, क्या या दूसरा कोई था। तो इसमें से ऑप्शन 4 दिए हैं हमारे, जिसमें से कि हमें एक पे ट्रिक लगाना है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल बी। इसका हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा केवल बी। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और जो ये हमारा फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 1885 में मुंबई में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में की गई थी। इसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान एक पूर्ण ब्रिटिश सिविल सेवक वो थे, A.O. ह्यूम का है। अतः उन्हें इसका संस्थापक भी कहा जाता है। कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो W.C. बनर्जी थे, जबकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे और प्रथम अध्यक्ष जो थे वो मुस्लिम नहीं थे, वो थे W.C. बनर्जी। यह अधिवेशन 1887 में मद्रास चेन्नई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, तो ये हमारा नहीं होगा। सरोजिनी नायडू नहीं थी, कौन था? एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी वह, और सरोजिनी नायडू जो हैं वो 1925 में, सरोजिनी नायडू जो है वो 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। ये कानपुर की बने थे। ये हमारी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बने थे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ए वीओ चिदम्बरम पिल्लई, बी सी राजगोपालाचारी, सी है के कामराज, डी है एनी बेसेंट। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी। जो राजगोपालाचारी थे, उन्होंने क्या किया था? नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। जैसे कि इसके बारे में हम देखते हैं, नमक सत्याग्रह, बी ऑप्शन इसका हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये है नमक सत्याग्रह वर्ष 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में, किस सन में? 1930 में। 1930 में 1930 में नमक सत्याग्रह वर्ष 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किया गया था। ये नमक सत्याग्रह जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किया गया था। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक की 240 मील की यात्रा तय की थी।
240 मील की 240 मील की यात्रा तय की थी तथा 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा था। क्योंकि उस समय नमक निर्माण पर केवल राज्य का एक अधिकार था, इस आंदोलन के तहत देश के विभिन्न भागों में नमक कानून तोड़ा गया तथा तंजौर यानी तमिलनाडु में है ये तंजौर तमिलनाडु तट पर नमक कानून तोड़ने के लिए एक अभियान दक्षिण भारत के विख्यात कांग्रेस नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो ये सी राजगोपालाचारी थे, वे कांग्रेस नेता थे। उन्होंने एक अभियान दक्षिण भारत में किया था। दक्षिण भारत के कांग्रेस नेता ये थे, उन्होंने एक अभियान किया था जिस चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को इस आंदोलन के लिए गिरफ्तार भी कर दिया गया। ये जो सी राजगोपालाचारी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको जेल भी भेज दिया गया था इस आंदोलन के लिए। स्वतंत्रता उपरांत ये जो राजगोपालाचारी हैं वो क्या बने थे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। बने थे। दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। सेकंड, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। थर्ड है, इसने ICS में और अधिक भारतीयों का विस्तार किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ए हमारा है, ए केवल फर्स्ट, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए केवल फर्स्ट। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। इसने क्या किया था? एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। तो इसके बारे में हम देखते हैं। क्रिप्स मिशन तथा शिमला वार्ता की असफलता के पश्चात भारत में जारी राजनीतिक गतिरोध का समाधान करने हेतु इंग्लैंड के मजदूर दल की सरकार ने वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। किस सन में? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा था तथा इस मिशन में 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर। इस मिशन ने भारत आकर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं से चर्चा की थी तथा 16 मई 1946 को अपना वक्तव्य प्रकाशित किया। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। भारत के संविधान निर्माण हेतु एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। सेकेंड था हमारा, संघीय सरकार की स्थापना के साथ साथ प्रांतों को स्वायत्त शासन का अधिकार भी होगा, लेकिन भारत का विभाजन नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी था कि भारत का विभाजन नहीं किया जाएगा। संघ केवल प्रतिरक्षा, विदेश तथा संचार की देखभाल करेगा तथा इसमें नेक्स्ट था, इस संघ की एक कार्यकारिणी तथा एक व्यवस्थापिका होगी जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। इसके तहत अंतरिम सरकार का भी प्रावधान किया गया था, जिसके तहत लॉर्ड वेवेल ने पंडित नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया। नेहरू जो थे वो नेहरू को वायसराय के कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया तथा अन्य सदस्यों के रूप में सरदार पटेल, डॉक्टर राजगोपालाचारी, बलदेव सिंह, जॉन मथाई, जगजीवन राम, सर शफात अहमद खान, श्री भाभा आसफ अली, शरद चंद्र बोस तथा 5 मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इस मिशन के प्लान में न्यायिक शक्तियों के विस्तार व ICS के संबंध में कोई उपबंध नहीं था। यानी इसका संबंध सीधे है कि ICS से कोई इसका संबंध नहीं था और न्यायिक शक्ति का कोई इसमें विस्तार नहीं किया गया है। यानी हमारा सेकेंड और थर्ड ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। तो कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सी कथन सही है? तो सिर्फ ए हो जाएगा, केवल फर्स्ट। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? केवल फर्स्ट, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? न्यायपालिका, ए ऑप्शन है हमारा
न्यायपालिका एवं विधायिका लेजिस्लेचर के बीच शक्ति का पृथक्करण। बी है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। सी भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियाँ। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए इसमें से बी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, इसमें हम देखते हैं, इसके एनालिसिस में हम कुछ जान लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एवं भारत सरकार अधिनियम 1919 वर्ष 1918 में एडविन मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय ने संवैधानिक सुधारों पर अपनी योजना को प्रस्तुत किया। इन सुधारों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जाना जाता है, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में लागू हुए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में लागू हुए। भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में लागू हुए। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। प्रांतीय स्तर पर दोहरा शासन लागू किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता का वर्णन किया गया है। सेकेंड में इसमें वर्णन किया गया है किस चीज़ का। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक विषयों को दो समूहों में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट था आरक्षित विषय, सेकेंड था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषयों पर गवर्नर का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, जबकि इसमें क्या था, आरक्षित जो विषय थे उस पर क्या था, गवर्नर का प्रत्यक्ष डायरेक्ट कंट्रोल होता था, डायरेक्ट नियंत्रण वो कर लेते थे। जबकि हस्तांतरित विषय विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों के अंतर्गत थे। भारत सचिव की मंत्रिपरिषद में 8 से 12 सदस्यों में 3 भारतीय होने चाहिए थे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। बी केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। ए हमारा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, बी हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन और डी हमारा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसमें दिया है हमारा ए स्वदेशी आंदोलन। ए ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट होगा, स्वदेशी आंदोलन। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। कब बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उसी टाइम पे इसके बंगाल के विभाजन का जब विरोध हो रहा था तो उस टाइम स्वदेशी आंदोलन का स्टार्टिंग हुआ था। यानी 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध भी हुआ था और उसी टाइम पे स्वदेशी आंदोलन का स्टार्टिंग भी हुई। विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता, आत्मशक्ति, सामाजिक सुधार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के तत्वों का भी समावेश किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा का समावेश भी किया गया था। 1906 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव पारित किए गए। संभवतः उदारवादी स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन संबंधी प्रस्ताव को निष्प्रभावी बनाना चाहते थे। इन मुद्दों तथा अध्यक्ष पद को लेकर हुए विवाद में कांग्रेस का वर्ष 1997 में नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया। किस सन में हुआ था, 1907 में। 1907 में नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया था। तो इसका हमारा, इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए स्वदेशी आंदोलन, ए स्वदेशी आंदोलन। थैंक यू सो मच।